डियर फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सेट नंबर 2 हिंदी इलेक्टिव का। इससे पहले सेट नंबर 1 आपका करा दिया गया है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें है विद्यार्थी जीवन को मानव जीवन की रीढ़ की हड्डी कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस तरह से ये पैसेज है। इस पैसेज को आराम से आप पढ़ सकते हैं। पढ़ने के बाद ही आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे। तो एक बार इस पैसेज को आप ज़रूर वीडियो को पॉज करें और रीड कर लें। इसके बाद आते हैं हम इसके पहले प्रश्न के ऊपर। इसमें देखिए पहला प्रश्न क्या पूछा गया है, उसको देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न जो है इसमें पूछा गया, मानव जीवन की रीढ़ की हड्डी विद्यार्थी जीवन को क्यों माना गया है। तो जब आप पैसेज पढ़ लोगे तो आपको आंसर दिखाई देगा इसमें कि क्योंकि जो संस्कार पड़ जाते हैं जीवन भर वही संस्कार अमिट रहते हैं। तो यहाँ पर जो है आपका बी ऑप्शन है, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, पाठशाला शब्द में कौन सा समास है। तो यहाँ पे है आपका तत्पुरुष समास, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, जिस वृक्ष को प्रारंभ से खाद मिल जाती है वह कैसा हो जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा फूल फल और सौरभ देने वाला। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इस पे पूछा गया आपसे विद्यार्थी जीवन से क्या अभिप्राय है। तो आंसर हो जाएगा हमारा परिश्रमी होना, अनुशासित होना और समय के अनुरूप चलना, यानी कि ये सभी सही हैं। यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है, गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक आपको बताना है। तो इसका हो जाएगा विद्यार्थी जीवन। इसके बाद में आते हैं नेक्स्ट, आपका यहाँ पे छोटा सा एक काव्यांश दिया गया है जिसमें 6 से लेकर 10 प्रश्नों तक के उत्तर देने हैं। इसको आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको प्रश्न भी समझ में आ जाएंगे। एक बार जरूर वीडियो को पॉज करके पढ़ लें। छठा क्वेश्चन है, विश्वत रेखा के वासी हाफ हाफ कर क्यों जीते हैं। तो यहाँ पर विश्वत रेखा के वासी जो है हाफ हाफ कर क्यों जीते हैं, ये आपसे पूछा गया है। और जब आपने अगर ये कविता पढ़ ली है तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों जीते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, वहाँ अधिक गर्मी पड़ती है इसलिए। ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं सातवें क्वेश्चन पे, कष्ट में रहकर भी लोग अपनी मातृभूमि के लिए रखते हैं। तो क्या रखते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, अलौकिक प्रेम की भावना रखते हैं। यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर पे। 8 नंबर देखिए, प्रस्तुत काव्यांश में कवि क्या प्रेरणा दे रहा है। तो कवि जो है रास प्रेम की प्रेरणा दे रहा है। उसके बाद में है आपका, अंधकार और बर्फीले स्थानों पर रहने वाले के लिए क्या कहा गया है। तो यहाँ पर जो है आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा उसको ध्रुववासी कहा गया है। और आप जितने भी सेट्स मैंने डाले हैं अगर आप इनको पढ़ते हैं तो आपको एग्जाम में 40 मार्क्स आसानी से आप ला सकते हैं। तो सारे सेट्स जरूर देखें, कंप्लीट सेट्स अवेलेबल हैं, उनको जरूर एक बार पढ़ लें। 10वां क्वेश्चन है, अनुप्रास अलंकार का उदाहरण आपको बताना है। तो इसमें अनुप्रास अलंकार का उदाहरण जब ये 4 शब्द पढ़ोगे तो इसमें आ जाएगा अनुराग अलौकिक। ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे। 11 नंबर में देखिए क्या पूछा गया आपसे, रिपोर्ट में दी गई जानकारी का स्वरूप कैसा होना चाहिए। तो आंसर कैसा हो जाएगा, तथ्यात्मक होना चाहिए, है ना, तथ्यों पर आधारित होना चाहिए। रिपोर्ट उसी के आधार पर बनता है। निम्नलिखित में से क्या कार्यालय पत्र की एक विशेषता हो सकती है। तो वो विशेषता है संक्षिप्तता। ठीक है। तो यहाँ पर जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है आपका 13 क्वेश्चन, विज्ञान वरदान अथवा अभिशाप विषय पर निबंध लिखने के लिए आप किस शैली का प्रयोग करेंगे। तो आपको अच्छी तरह से पता है आप क्या करेंगे, इसमें विचारात्मक शैली का प्रयोग करेंगे। तो जो भी विचार है उसी के ऊपर डालेंगे आप इसको। अगला जो क्वेश्चन है 14 नंबर, निबंध लेखन के माध्यम से निबंध लेखक कि किस गुण को परखा जा सकता है। तो यहाँ पर जो गुण परखा जाएगा वो ज्ञान और अनुभव वाला गुण परखा जा सकता है। इसके बाद है आपका 15 नंबर क्वेश्चन, सचिवालय के सभी पत्र लिखे जाते हैं। तो सचिवालय के जितने भी पत्र हैं वो कौन से लिखे जाते हैं, तो उत्तम पुरुष। ये मैंने आपको पहले भी सेट में कराया है। उसके बाद में है आपका, साहित्यिक अभिव्यक्ति में रचनात्मक लेखन का माध्यम जो है क्या होता है। तो आंसर हो जाएगा वो भाषा होती है। ठीक है। इसके बाद आते हैं, आलेख विद्या जो है ये कैसी है। तो आलेख विद्या जो है ये गद्य लेखन की है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में है, गद्य यदि कवि की कसौटी है तो गद्य की कसौटी है। तो गद्य की कसौटी क्या है, तो आपको सभी को पता है, निबंध। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें देखिए 24 से 26 तक के उत्तर देने हैं। और आपको ये छोटा सा जो पहले पैसेज पढ़ना है, आपने पढ़ते ही आपको याद आ जाएगा कि कहाँ से लिया गया है और कौन से चैप्टर का है ये। इसके बाद में यहाँ पे 19वां जो प्रश्न पूछा गया है उसको देखिए ध्यान से, और इसमें क्या पूछा गया ये समझिए। प्रस्तुत काव्यांश के रचयिता कौन है। तो यहाँ पर रचयिता का नाम पूछा है तो वो है पद्माकर। आप सभी ने याद कर लिया होगा, याद भी आ गया होगा। अगर आपको रचयिता का नाम नहीं पता है तो प्रश्न को छोड़ करके आगे बढ़ जाइए। अगर 3 प्रश्न 4 प्रश्न इसी कविता के आप पढ़ोगे तो याद आ जाएगा कि ये कविता कहाँ से ली गई। 20वां जो क्वेश्चन है इसमें देखिए, 20वां क्वेश्चन क्या पूछा, प्रस्तुत काव्यांश में किस अलंकार की अनुपम छटा विद्यमान है। तो यहाँ पर देखिए, इस पूरे जब काव्यांश को आप पढ़ते हैं तो इसमें आपको एक ही चीज़ मिलेगी, अनुप्रास अलंकार। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है 20वां का अपना बी ऑप्शन करेक्ट हो जाए।
इसके बाद 21 नंबर है, इस पद्यांश में किस त्योहार का चित्रण किया गया है? तो कौन सा त्योहार की बात हो रही है? ये तो आपको पैसेज पढ़ते ही याद आ गया होगा। इसमें क्या करा गया है? होली का जो है गुणगान किया गया। इसके बाद में आते हैं नेक्स्ट, देखो, श्याम रंग में चुराई चित चोरा चोरी। तो यहाँ पर जो है आप देखोगे ना, तो इसमें पूरा का पूरा आप ढंग से पढ़ोगे, आपने पढ़ा भी है तो आपको याद आ जाएगा। इसके बाद में है 22 नंबर, देखिए क्वेश्चन 22 नंबर में क्या पूछा गया आपसे। 22 में पूछा जा रहा है, अरे इन दोहुन राई न पाई में दोहुन से कबीन का क्या मतलब अभिप्राय है, आशय है, ये आपको बताना है। तो ये हिंदू और मुसलमान के ओर कवि संकेत कर रहे हैं। उसके बाद में है यहाँ पे, झहरी झहरी झीनी बूंद है परती मानो में, झहरी झहरी में कौन सा अलंकार है, ये आपको बताना है। तो इसमें अलंकार है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, पद्माकर ने अपनी कविता में किसका वर्णन किया है? तो क्या आंसर हो जाएगा? देखो, ये क्वेश्चन पढ़ते ही आपको अचानक से याद आया, अरे इसका पहले वाले का क्वेश्चन का तो आंसर पद्माकर होना था। तो इसीलिए कहता हूँ कि आगे के क्वेश्चंस भी एक बार जरूर चेक कर ले, गलत क्वेश्चंस ना करें। तो यहाँ पर जो है कौन से किसका वर्णन किया गया है? तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा आपका? यहाँ पे आंसर आ जाएगा ऋतुओं का। इसके बाद में है आपका नेक्स्ट, संध्या के बाद कविता में वृद्ध विधवाओं की तुलना किससे की गई है? तो आंसर क्या होगा आपका? उनका बगुलों से की गई है तुलना, है ना। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन पे, घर में वापसी कविता में पत्नी की आंखें आंखें कवि के अनुसार क्या हैं? तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा कवि के अनुसार? वो है आपके हाथ, है ना। क्या है? हाथ। इसके बाद आते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पे। 27 में देखिए पूछा क्या गया है। 27 नंबर आपसे पूछा गया है, महादेवी वर्मा का आधुनिक काल के किस वाद से संबंध है? तो यहाँ पे कौन सा आंसर आ जाएगा आपका? छायावाद से संबंध है। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें 28 नंबर, इसमें पूछा गया आपसे, कबीरदास की रचनाएं किस पुस्तक में संकलित हैं? तो यहाँ पर पुस्तकों के नाम है और इसमें से आपको बताना है कबीरदास की रचनाएं किसमें है। तो बीजक जो है इनका बहुत बड़ा एक ग्रंथ है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 34 से 36 का आंसर ये पैराग्राफ पढ़ने के बाद में आपको देना है। पहले पैराग्राफ पढ़ेंगे, उसके बाद आगे के प्रश्नों को देखेंगे ताकि समझ में आ पाए। प्रस्तुत पंक्तियों के लेखक कौन हैं? तो प्रस्तुत पंक्तियों के लेखक जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। इसके बाद में है आपका 30वां क्वेश्चन, इंग्लैंड के लोग आगे क्यों बढ़ गए? तो आंसर क्या हो जाएगा? काम करते हुए आगे की उन्नति के विषय में सोचते हैं, इसलिए वो आगे बढ़ गए। इसके बाद में है आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 31 नंबर देखिए, प्रस्तुत पंक्तियां किस पाठ से ली गई हैं? तो ये पाठ जो है हमारा कौन सा है? तो भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, हैं? यहाँ पर आपका जो है डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 32 नंबर देखिए, ईदगाह कहानी के मुख्य पात्र का क्या नाम है? तो ईदगाह कहानी के मुख्य पात्र का नाम हामिद है, सभी को याद भी होगा। दोपहर का भोजन किसकी रचना है? तो किसकी रचना है? लेखक का नाम पूछा गया है, तो वो अमरकांत की रचना है। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 34 नंबर, ओम प्रकाश वाल्मीकि ने खानाबदोश कहानी में किस वर्ग की विडंबना को उजागर किया है? तो आंसर हो जाएगा श्रमिक वर्ग। इसके बाद में है ज्योतिबा फुल्ले की पत्नी का क्या नाम था? तो आंसर हो जाएगा हमारा सावित्री बाई। उसके बाद में है आपका भारत दुर्दशा नाटक के लेखक कौन है यहाँ पर? तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसके बाद आते हैं 37 नंबर क्वेश्चन पे। इसमें पूछा गया है आपसे, हुसैन की कहानी अपनी जबानी पाठ में हुसैन के जीवन की किस अवस्था की चर्चा की गई है, या किस पे चर्चा की गई है? तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बचपन और युवा। ठीक है ना। उसके बाद में शरत चंद्र के पिता का क्या नाम था? तो क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पे? मोतीलाल। इसके बाद में है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, आवारा मसीहा उपन्यास किस साहित्य के जीवन पर आधारित है? किस साहित्यकार के जीवन पर आधारित है? तो आंसर हो जाएगा हमारा शरत चंद्र के। इसके बाद में है अंतिम प्रश्न, इसमें मकबूल फिदा हुसैन को कला के किस क्षेत्र में प्रसिद्धि मिली? तो क्या आंसर हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा हमारा चित्रकारी में। यहाँ पर 40 प्रश्नों के उत्तर आपने देखे और ये था सेट नंबर 2। इससे पहले सेट नंबर 1 जो है आपको कंप्लीट करा दिया गया है, हिंदी कोर करा दिया गया है, इंग्लिश कोर करा दिया गया है। तो इन सभी को आप ज़रूर देख लें, ये इलेक्टिव है। इसके अलावा जो है कॉमर्स के बहुत सारे सब्जेक्ट्स करा दिए गए हैं, आर्ट्स साइंस के सब्जेक्ट्स करा दिए गए हैं। तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट आ रही है, इसमें सब कुछ मिल। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।